हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 85। सौंदर्या की बातें सुनकर घर में हर कोई हैरान था। किसी को सौंदर्या से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सौंदर्या कुछ देर खामोश रही और फिर कहने लगी, मैं अपनी बेटी को शादी उस महल में करना चाहती थी, लेकिन एक दिन पता चला कि भाई साहब ने वो महल अपनी नातिन के नाम कर दिया है। इस घर को, इस घर के लोगों को मैंने कितना प्यार और समय दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मुझे वो महल चाहिए था और भगवान ने मेरी सुन ली। अमायरा इस दुनिया से चली गई और महल फिर मेरे हाथ आ गया। लेकिन इसी बीच पता चला कि मीरा भी अक्षत को छोड़कर अपने पापा के घर आ गई है। तब मेरे मन में लालच आया कि अगर अमायरा के जाने से महल मेरा हो सकता है, तो मीरा और अक्षत को दूर करके मीरा के हिस्से की जायदाद मेरे नाम क्यों नहीं? बस उसी दिन से मैंने मीरा के मन में जहर भरना शुरू कर दिया। मीरा को अक्षत से दूर करने के लिए मैं जो कर सकती थी मैंने वो किया। व्यास हाउस में अक्षत को तलाक के पेपर मैंने ही भिजवाए थे। भाई साहब जब हॉस्पिटल में थे तब अक्षत पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भी मैंने ही भिजवाया था। अखिलेश के साथ मिलकर चाइल्ड होम को बेचने का प्लान भी मेरा ही था। मीरा को अक्षत से हमेशा के लिए दूर करके मैं उसकी शादी अपने पसंद के लड़के से करवाकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी। लेकिन उससे पहले मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी और इसी लालच के चलते मैं सही और गलत में फर्क भी भूल गई। लेकिन मेरा यकीन करो मीरा, मैंने तुम्हारी बेटी अमायरा को नहीं मारा है। मैं अपनी दोनों बेटियों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं उसे मारने का सोच भी नहीं सकती मीरा। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मेरा यकीन करो। कहते हुए सौंदर्या घुटनों पर गिरकर रोने लगी। लेकिन मीरा पर उसकी आंसुओं का कोई असर नहीं पड़ा। वह सौंदर्या के पास आई और कठोरता से कहा, हमें आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है बुआ जी। अगर आपने अमायरा को नहीं मारा तो आप उसके कातिल के बारे में कैसे जानती हैं? मीरा का सवाल सुनकर सौंदर्या ने भीगी आंखों से उसे देखा और कहने लगी, अमायरा की मौत के बाद जब भाई साहब तुम्हें यहां लेकर आए थे, तब कुछ दिन बाद ही उन्हें मुझ पर शक होने लगा। मेरा बना बनाया प्लान बिगड़ न जाए सोचकर मैंने उसे अगवा करवा कर शहर से बाहर रखा। अपने प्लान में कामयाब होने के बाद उन्हें छोड़ दूंगी सोचकर मैंने भाई साहब की गैर मौजूदगी में जब उनके सारे शेयर्स बेचने की कोशिश की तो पता चला कि उन्होंने अपने ऑफिस के शेयर्स तुम्हारे और अक्षत के नाम कर दिए हैं। अक्षत इन सब में कभी मेरा साथ नहीं देता, इसलिए मैंने तुम्हें अपने काबू में करना शुरू कर दिया। सब सही चल रहा था और इसी बीच भाई साहब वहां से भाग निकले, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ और इस हालत में आ गए। लेकिन मुझे डर था कि किसी दिन तुम्हें ये सच न बता दी, इसलिए उस सुबह किडनैपर बनकर मैंने ही तुम्हें फोन किया था और सिरपुर झील बुलाया था। वो डिब्बा मैंने ही वहां रखवाया था जिसमें भाई साहब के हाथ का कड़ा था, जिसे देखकर तुम्हारा शक भाई साहब पर चला जाए और अमायरा की मौत का जिम्मेदार तुम उन्हें मानने लगो और उनसे नफरत करने लगो। ये सब मैंने खुद को बचाने के लिए किया मीरा। मेरा यकीन करो, मैंने अमायरा को नहीं मारा है। सौंदर्या की बात सुनकर राजकमल जी आगे आए और उन्होंने दवाइयां सामने करते हुए कहा, और इसलिए तुम हर रोज इन्हें स्लो पॉइजन की दवाइयां दे रही थी ताकि ये हमेशा के लिए शांत हो जाए और किसी को तुम्हारा सच पता न चले। तुम इतना कैसे गिर सकती हो सौंदर्या? राजकमल जी की बातें सुनकर मीरा को एक धक्का सा लगा। उसे चक्कर आया, वह गिरने को हुई, लेकिन सोफे के हत्थे पर अपना हाथ रख लिया। राजकमल जी और सोमी जीजू से संभालने के लिए आगे बढ़े तो मीरा ने अपना हाथ करके उन्हें रोक दिया। दोनों वहीं रुक गए। मीरा अवाक से सौंदर्या को देखने लगी। उसकी आंखों में भरे आंसू बह गए और वह कहने लगी, हमें लगा था आप सिर्फ हमसे नफरत करती हैं, लेकिन आप तो, हमारे पापा तो आपके भाई थे ना। उन्होंने आपको हमेशा अपनी बेटी जैसे समझा और आपने उनके ही साथ ये सब। और हम इतने बेवकूफ थे, आपकी बातों में आकर हमने उन्हें अमायरा का कातिल समझ लिया। उनकी बेटी होकर हमने ये कैसे मान लिया कि वो किसी की जान ले सकते हैं?
अपनी नातिन की जान ले सकते हैं, जिन्होंने उस छोटी बच्ची के मांगने पर बिना एक पल सोचे अपने महल को उसके नाम कर दिया, वो इंसान उसकी जान कैसे ले सकता है? लेकिन हमने उन्हें गलत समझा। हमें लगा वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमने आप पर भरोसा किया। हमने अपने पापा को गलत समझा सिर्फ आपकी वजह से। एक औरत होकर आप दूसरी औरत को इतना दर्द कैसे दे सकती हैं? क्या ये दौलत हमारे रिश्ते से बढ़कर थी? क्या ये दौलत उस मासूम की जान से बढ़कर थी? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे हमसे कहा होता हम खुशी खुशी आपको सब दे देते। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमारी असली दौलत तो हमारी बेटी और अक्षत जी थी, जिन्हें हमने आपकी वजह से खो दिया। हम आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मीरा को रोते देखकर सोमी चीचू भी रो पड़े। व्यास फैमिली में मर्दों में सबसे ज्यादा इमोशनल सोमी चीचू ही थे, और फिर मीरा को तो वो अपनी बेटी जैसे मानते थे। लेकिन आज उसे इस दर्द में देखकर वो भी रो पड़े। राजकमल जी ने देखा तो उन्होंने सोमी चीचू को साइड से अपने सीने से लगा लिया और जीजू रो पड़े। अपनी मां का सच जानकर जिज्ञासा और प्रत्याशा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सौंदर्य की आंखों में आंसू नहीं थी, वह बस अपने किए पर खामोश खड़ी थी। धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा था कि अपने लालच के चलते उसने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी, कितने लोगों को दर्द दिया था, और आज उसकी वजह से सब कितनी तकलीफ में थे। मीरा रोते हुए बदहवास से अमर जी के पास आई और घुटनों के बल बैठकर उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने ललाट से लगाकर कहा, हमें माफ कर दीजिए पापा, हमें माफ कर दीजिए। हमारे अपने ही हमें धोखा देते रहे और हम समझ ही नहीं पाए। हमने आपको अमायरा का कातिल समझ लिया। आपने अमायरा को हमसे छीना है, ऐसा ख्याल हमारे दिमाग में कैसे आ सकता है? जिन हाथों ने हमारा कन्यादान किया था, जिन हाथों ने हमारे हाथ को अक्षत जी के हाथ में सौंपा था, जिन हाथों ने हमें प्यार से 4 निवाले खिलाए थे, वही हाथ हमारी बेटी की जान कैसे ले सकते थे? हम समझ ही नहीं पाए पापा, हम समझ ही नहीं पाए कि अपनों की आड़ में हम दुश्मन को न्योता दे रहे थे। हमारे अपने ही हमारी खुशियों के दुश्मन बन जाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। हमें माफ कर दीजिए पापा, हमें माफ कर दीजिए। कहकर मीरा उनकी गोद में अपना सर रखकर रोने लगी। अमर जी ने मीरा को इतने दर्द में देखा तो उनका दिल भर आया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मीरा के आंसुओं का ही असर था कि अमर जी उसे दर्द में नहीं देख पाए, और उन्होंने अपने दोनों कांपते हाथों को मीरा के सर पर रख दिया, जैसे वे उसे समझा रहे हो। अर्जुन ने देखा मीरा ज्यादा ही इमोशनल हो गई है तो उसने मीरा को उठाया और उसे चुप कराते हुए कहा, बस मीरा, बस करो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सिर्फ उनकी गलतफहमी का शिकार हो। हम में से किसी को तुमसे शिकायत नहीं है। हाँ, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन सच को एक दिन बाहर आना ही था, और अच्छा हुआ मीरा कि ये सच सामने आया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मीरा। अमायरा को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हारा अक्षत आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो आज भी अपनी मीरा का इंतजार कर रहा है। हाँ मीरा, तुम्हारे अपने आज भी तुम्हारे साथ है। मीरा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह अर्जुन के सीने से आ लगी और रो पड़ी। यहां अर्जुन भी खुद को नहीं रोक पाया, उसकी आंखों से भी आंसू बह गए। सोमी चीचू राजकमल जी से दूर हटे तो राजकमल जी ने मीरा के सामने आकर कहा, सौंदर्या ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है मीरा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं, इसकी सही जगह वही है। नहीं फूफा जी, इसकी जरूरत नहीं है। अर्जुन जी, हम अभी आते हैं। मीरा ने राजकमल जी को पुलिस को फोन करने से रोका और खुद अपने कमरे की तरफ चली गई। हॉल में शांति पसरी थी। राजकमल जी के चेहरे पर गुस्से तो सौंदर्या के चेहरे पर निराशा के भाव थे। कुछ देर बाद मीरा अपने कमरे से बाहर आई। उसके हाथों में कुछ तस्वीरें थी। मीरा के हाथों में उसकी मां सावित्री, बेटी अमायरा और अक्षत की तस्वीर थी।
जिसे मीरा ने अपने कमरे की दीवार पर लगा रखा था। जब ये लोग उसके साथ नहीं थी तब वह इन तस्वीरों से बातें किया करती थी। मीरा ने उन तस्वीरों को अमर जी की गोद में रखा और खुद व्हीलचेयर के हत्थे पकड़कर सौंदर्या के सामने चली आई। सौंदर्या ने देखा तो कहा, मीरा मीरा मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने जो किया वो माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे माफ कर दो। इस जिंदगी में हम आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे बुआ जी, मीरा ने नम आंखों से कहा। सौंदर्या ने देखा मीरा ने उसे माफ नहीं किया है तो वह घुटनों के बल अमर जी के सामने बैठ गई और कहा, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो सब किया वो लालच में आकर किया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये दौलत ये महल कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दीजिए। अमर जी ने सुना तो उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया। उन्होंने भी सौंदर्या को माफी नहीं दी। हताश होकर सौंदर्या उठी तो मीरा ने कहा, आपके माफी मांगने का अब कोई महत्व नहीं रह जाता बुआ जी। हम ये सब छोड़कर जा रहे हैं। ये घर दौलत ये सब चाहिए था ना आपको, तो हम ये सब आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आपने हमसे जो छीना है उसकी भरपाई आप इस जन्म में नहीं कर पाएंगी। सौंदर्या ने सुना तो गिड़गिड़ाते हुए मीरा के पास आई और कहने लगी, मीरा ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ये सब नहीं चाहिए मीरा, मुझसे गलती हो गई। मीरा तुम ये घर छोड़कर मत जाओ मीरा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मीरा ने सौंदर्या की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और व्हीलचेयर का हत्था पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अर्जुन और सौमी जीजू ने देखा तो दोनों मीरा के पीछे चल दिए। सौंदर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। घर के नौकर रघु मंजू ने देखा तो उन्होंने भी मीरा के साथ आते हुए कहा, मीरा मैडम हम भी आपके साथ जाएंगे। इस घर में रहकर क्या करेंगे जहां अपना ही अपनों का दुश्मन है? हमें भी अपने साथ ले चलिए मैडम। उनकी बात सुनकर मीरा रुकी और कहा, रघु मंजू हमारा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, हम आप लोगों को लेकर कहां जाएंगे? क्यों मैडम, इतने सालों से साहब ने हमें खाना दिया, पैसे दिए, आज जब आप लोगों पर मुसीबत आई है तो क्या हम आपको ऐसे ही छोड़ दें? आप हमारे घर चलिए, इतना बड़ा और आलीशान नहीं है, लेकिन तुमको और साहब को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देगी मैं। मंजू ने कहा, मैडम तुम्हारे घर क्यों जाएगी? मैडम आप मेरे घर चलिए, वहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी, रघु ने कहा। मीरा ने सुना तो उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अर्जुन ने दोनों को झगड़ते देखा तो कहा, सुनो मेरी बात, मीरा कहीं नहीं जाएगी, वो अपने घर जाएगी, अपने ससुराल, इसलिए तुम दोनों झगड़ना बंद करो। ये तो और भी अच्छा है, वहां तो मीरा मैडम का ख्याल रखने के लिए इतने सारे लोग भी हैं। मीरा मैडम आप वहीं जाइए, लेकिन हम लोगों को भूलिएगा नहीं। जब भी आपकी याद आएगी मैं आपसे मिलने जरूर आएगी। हाँ, खुश रहना। मंजू ने कहा तो मीरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, आप बहुत अच्छी हैं, अपना ख्याल रखना। मीरा ने मंजू से दूर होकर रघु को नमस्ते की और फिर वहां से सब निकल गए। सौंदर्या आंसू बहाते हुए उन्हें देखती रही। मीरा के जाने के बाद राजकमल जी वहां से जाने लगे तो सौंदर्या ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? आप तो रुक जाइए। राजकमल जी सौंदर्या को देखकर मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हें मुबारक सौंदर्या। अपने स्वार्थ के चलते तुमने अपने ही पति की जान लेनी चाहिए। मैं यहां रुककर क्या करूंगा? कहकर राजकमल जी वहां से चले गए। सुनिए मत जाइए, रुक जाइए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, सौंदर्या ने रोते हुए कहा। लेकिन राजकमल जी ने पलटकर भी नहीं देखा और वहां से चले गए। प्रत्याशा ने देखा उसके पापा चले गए हैं तो वह भी जाने लगी। जैसे ही सौंदर्या के सामने से गुजरी, सौंदर्या ने कहा, प्रत्याशा कहां जा रही हो? क्या तुम अपनी मम्मी को माफ नहीं करोगी? मत जाओ, रुक जाओ प्रत्याशा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ।
दौलत के लिए आपने मीरा दीदी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मामा जी को इन हालतों में ले आई, यहां तक कि मेरे पापा की जान तक लेनी चाहिए। कल अगर किसी ने आपको पैसे दिए तो आप हमें भी बेच देंगी, है ना मामा? प्रत्याशा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। नहीं नहीं बेटा, मैंने ये सब तुम दोनों के लिए किया। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ बेटा, मत जाओ। सौंदर्या ने प्रत्याशा के गाल को छूकर कहा, लेकिन प्रत्याशा ने उनका हाथ नीचे किया और जिज्ञासा को वहां से लेकर चली गई। सब सौंदर्या को छोड़कर जा चुके थे और इतने बड़े राजघराने में आज सौंदर्या अकेली थी अपनी हार के साथ। वह घुटनों के बल नीचे आ गिरी और रोने लगी। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 85। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। और याद रखिएगा, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। हाँ थोड़ा वक्त लगता है लेकिन होता जरूर है, और इसे कहते हैं कर्मा।